नमस्कार, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इकोसिस्टम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, विच इज़ एनर्जी फ्लो। तो इसको शुरू करते हैं अब। तो हम जब एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं तो मोस्टली हम सन को एक एनर्जी सोर्स लेके चलते हैं, बिकॉज़ हमारे अर्थ पर ज़्यादातर जो इकोसिस्टम्स हैं वहाँ पर जो सन है वही एक एनर्जी सोर्स बना हुआ है, एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। गहरे समुद्र वाले जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर थर्मल एनर्जी जो ज़मीन के नीचे से आ रही है वो, और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं वो एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। तो इसीलिए वहाँ उस वाली जगह को छोड़ के, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ के, बाकी सारी जगहों पर वी सी सन एज द ओनली सोर्स फॉर एनर्जी इन ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। Of the incident solar radiation, less than 50% of it is called as photosynthetically active radiation, जिसको पार कहते हैं, PAR। तो देखिए, अगर हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है धरती पर, तो इस सोलर रेडिएशन का 50% ही एक्टिव है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना? तो जिसको हम बोलते हैं PAR। ओके, केवल 50% का ही यूटिलाइजेशन धरती पर किया जा सकता है। एंड आपको पता है कौन उसका इस्तेमाल करने वाला है? प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। साइनोबैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट हैं कुछ वो, और बाकी प्लांट किंगडम वाले तो हैं ही। तो ये सन की रेडिएंट एनर्जी को फिक्स करेंगे और आपको फूड बना के देंगे, और अपने लिए भी बनाएंगे। और ये फूड किससे बनाएंगे? रॉ मटेरियल क्या होंगे? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। इनका इस्तेमाल करके वी सी दैट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, एंड ग्लूकोज इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब होता है। प्लांट्स की जो एबिलिटी है वो बड़ी कम है, मतलब इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को इस्तेमाल करने की जो एबिलिटी है वो केवल 2 से 10% के बीच में है। आउट ऑफ दैट 50% PAR, ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR इज यूटिलाइज्ड। और ये जो एनर्जी है बड़ी कम है ना? और इसी एनर्जी से पूरे धरती को चलाया जा रहा है। तो जो 50% अपने को एक्टिव रेडिएशन मिल रहा था, उसका भी 2 से 10% ही इस्तेमाल हो पा रहा है धरती पर। क्लियर? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो how the solar energy captured by plants flows through different organisms of ecosystem। तो अब हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि कैसे ये एनर्जी फ्लो होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इस इकोसिस्टम में। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किस पर डिपेंडेंट हैं? प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एनर्जी के लिए, खाने के लिए। तो आपको क्या मिलेगा? आपको यूनिडायरेक्शनल फ्लो मिलेगा एनर्जी का, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ओके, टू कंज्यूमर्स। यूनिडायरेक्शनल फ्लो। इट इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको याद आ रही है? विच सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी ट्रांसफर्स, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, सो इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की लॉ हमको याद आ रही है यहाँ पर। फर्दर, ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद करें तो हमें ध्यान आएगा कि एंट्रोपी जो होती है, यानी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, वो बढ़ती चली जाती है एज वी फ्लो थ्रू अ फूड चेन, या एज वी मूव अहेड। जैसे जैसे सिस्टम्स आगे चलते हैं या रिएक्शंस होते हैं, वैसे वैसे हम देखते जाते हैं कि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है मैटर में। तो इसको भी आप यहाँ पर देखोगे इकोसिस्टम्स के अंदर, कि जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, कुछ एनर्जी हीट के तौर पर वेस्ट होती है या एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र
नहीं होती एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। सो दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लगातार एनर्जी की सप्लाई चाहिए जिससे कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को बनाते रहते हैं। और डिसऑर्डरलीनेस की जो टेंडेंसी है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि लगातार डिसऑर्डरलीनेस बढ़ती चली जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसको काउंटर करने के लिए लगातार किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपको ध्यान आ रहा होगा क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा था कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो लगातार, फर्स्ट में नहीं, हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शंस को चलाते रहते हैं, कैटलाइज करते रहते हैं। और आप तभी तक लिविंग हो जब तक एनर्जी की सप्लाई होती रहेगी और आप केमिकल रिएक्शंस करते रहोगे। नेक्स्ट पार्ट, द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम्स आर टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो अगर हम समुद्र में देखें, अगर हम पॉन्ड में देखें तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गी और कुछ हायर प्लांट्स जो हैं ये हमको वहाँ पर प्रोड्यूसर्स के तौर पर मिल जाएंगे। जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना जो वाटर के अंदर रूटेड होते हैं, तो वो प्लांट्स भी तो वहाँ पर पानी के अंदर प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एल्गी तो है ही और फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो है ही। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होते हैं ये आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना होगा, और ये मैंने इसको सर्कल कर दिया है इन पार्ट्स को। यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन्स एंड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में क्लास 10th में पहले से ही पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स, food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on plants or another animal and in turn is food for another। तो जो फूड चेन या फूड वेब ऑपरेट कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर एक प्लांट है, उस प्लांट को कोई एक एनिमल ईट करता है तो उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल जो बड़ा है उससे वो ईट करता है। तो लाइक दैट, तो उसमें क्या होता है, कोई किसी को खा रहा है और उसको कोई और खा रहा है, तो ये सब चलता रहता है। सो अ चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। अब क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो हमें एक चेन या वेब बनती हुई यहाँ पर दिखती है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। अब जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी है, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एनर्जी सोर्स है, तो वो एनर्जी उसके अंदर हमेशा फॉर एवर नहीं रहेगी। वो एनर्जी जो है आगे चल के किसी और एनिमल के लिए फूड सोर्स बन जाएगी। ओके, द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हैंस इज आइदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाइज देन इट गोज टू द डिकम्पोजर्स। तो जो प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी है या तो वो कंज्यूमर में चली जाएगी या वो उस एनर्जी को अपने लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेगा और अपने मरने के बाद फिर वो डिकम्पोजर्स को पास कर देगा। और जैसे ही वो एनर्जी डिकम्पोजर्स के पास जाएगी तो हम देखेंगे कौन सी फूड चेन स्टार्ट हो गई? डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो गई। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो किससे रिलेटेड है? डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है। और हमारा हर ट्रॉफिक लेवल इस डेट्राइटस फूड चेन के साथ एसोसिएटेड है, बिकॉज प्लांट्स को भी डाई होना है, उनको भी मरना है। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उन सब की डेथ होनी है। सबके सब किसके साथ रिलेटेड होंगे? डेट्राइटस फूड चेन के साथ ही रिलेटेड होंगे। ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि गोट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है और ह्यूमंस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों प्रकार से डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर हम गोट को खाते हैं तो हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए, और हम प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं तो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। लॉयन जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पर। सो
they are known as consumers. So when you are dependent on producers directly or indirectly, then you are termed as consumers and you are called as heterotrophs. So if they feed on the producers directly, they are called as primary consumers. Primary consumer जो होते हैं वो directly उसके साथ related होते हैं producer के साथ. And if the animals eat other animals which in turn eat the plants, they are called as secondary consumer. जैसे कि हमने गोट को खाया तो हम क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, है ना. अगर लॉयन ने गोट को खाया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. इसके बाद फिर अगला कंज्यूमर क्या आएगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा. ठीक है. लाइकवाइज you could have tertiary consumers too. Obviously, the primary consumers will be herbivores. जो herbs को खाते हैं वो primary कहलाएंगे. Some common herbivores example आप देख लें तो insects हैं, birds हैं, mammals हैं, जो कि आपको terrestrial ecosystem में मिल जाएंगे. और जैसे mollusk हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे, aquatic ecosystem में. Consumers that feed on these herbivores are carnivores. तो herbivore को जो खाता है वो कौन है, वो carnivore है. जिसको हम करेक्ट वे में अगर बोलें तो हम प्राइमरी कार्निवोर कह सकते हैं. ठीक है ना. हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं. जैसे मैन है, सपोज मैन अगर गोट को खाता है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है या वो प्राइमरी कार्निवोर भी है. क्लियर. Those animals that depend on primary carnivores for food are labeled as secondary carnivores. अब मैन को कौन खा गया, मैन को सपोज खा गया लॉयन, तो फिर क्या होगा, वो सेकेंडरी कार्निवोर कहलाएगा. ए सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन और GFC इज डिपिक्टेड हियर. तो आपके सामने एक सिंपल फूड चेन है, इसमें ग्रास प्रोड्यूसर है, गोट जो है प्राइमरी कंज्यूमर है और मैन सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. और ये आप कहाँ पर देखोगे, फॉरेस्ट में देख सकते हो होते हुए. आइए नेक्स्ट पेज पर. द डेट्राइटस फूड चेन, जिसको DFC भी शॉर्ट में कह सकते हैं, बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर. तो इसमें क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट करेंगे आप. जैसे किसका ऑर्गेनिक मैटर हो गया, प्रोड्यूसर का हो गया. क्या हो गया, लीफ हो गया, ब्रांच हो गया उसका, फ्रूट्स हो गए, है ना. इसके बाद और कौन हो गया, हर्बीवोर हो गए. हर्बीवोर कौन है, गोट है, ग्रास हॉपर है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब हो गए. उसके बाद हर ट्रॉफिक लेवल पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वह डेट्राइटस फूड चेन को शुरू करेगा. जैसे कि आप यहाँ देखो एग्जाम्पल के लिए, इस डायग्राम में देखो आप, तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है डेट्राइटस फूड चेन. देखिए हर ट्रॉफिक लेवल जुड़ा हुआ है उसके साथ. देखिए ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है. ईच ट्रॉफिक लेवल इज कनेक्टेड टू द डेट्राइटस फूड चेन. Now we come back. So yes, it is mainly made up of decomposers which are heterotrophic organisms. So detritus food chain में ज़्यादातर आपको कौन मिलेंगे, decomposers मिलेंगे. और जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया की इसमें बहुतायत है, बोलबाला है उनका. They meet their energy and nutritional requirement by degrading the dead organic matter of or the detritus. तो जो डेट्राइटस है उसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जिसके एग्जांपल्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए. तो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो डिकम्पोजर्स हैं वो उस पर डिपेंडेंट हैं. सो इसलिए हम उनको सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, बिकॉज दे डिकम्पोज. अब ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से बाहर और फिर उस सब्सटेंस को डिग्रेड कर देते हैं, गला देते हैं और फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो जैसे कि एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर अपना स्पोर गिरा, किसका, फंगस का, जैसे राइजोपस है सपोज. फिर क्या होगा, फिर वो जर्मिनेट होगा, फिर जो माइसीलियम है वो ब्रेड के अंदर स्प्रेड हो जाएगी. उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करना स्टार्ट करेगी माइसीलियम अपने चारों तरफ. और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो ब्रेड है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी ये जो हमारी फंगस है. तो इस तरह से ना ये काम करते हैं डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉफ्स. यस.
In aquatic ecosystem, grazing food chain is the major conduit for energy flow. Conduit का मतलब होता है चैनल, मतलब एनर्जी फ्लो का जो चैनल है किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो सबसे बड़ा हिस्सा जिसका जो है वो चला रहा है कौन, ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में। जबकि टेरेस्ट्रियल फूड इकोसिस्टम के अंदर ज़्यादातर एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो डेट्राइटस फूड चेन पे फ्लो कर रही है, बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के नंबर्स हाई हैं और सॉइल के अंदर जो डिकम्पोजर्स हैं उनके नंबर भी बहुत हाई हैं। तो यहाँ पर जो साइकिलिंग चलती रहती है मैटर की वो बहुत फास्ट चलती है एज़ कम्पेयर टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जीएफसी इज़ प्राइमरी conduit for energy flow in the aquatic ecosystem, whereas the detritus food chain is the major conduit for energy flow in the terrestrial ecosystem. ठीक है ना। detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. तो आप detritus food chain को grazing food chain के साथ connected पाते हैं, है ना। तो ये आप होते हुए देख सकते हैं, जैसे कि कैसे, ये हम कैसे होते हुए देखेंगे। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किस में आएगा, या मिलीपीडी, ये किस में, इन्हें कौन खाएगा, इन्हें बर्ड्स खा सकती हैं। अब बर्ड्स किसका पार्ट है, बर्ड्स जीएफसी का पार्ट है ना। और डीएफसी का पार्ट कौन है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर बर्ड इनको खाती है तो इसका मतलब डीएफसी किसके साथ कनेक्ट हो गई, जीएफसी के साथ। तो डीएफसी किसको फूड प्रोवाइड कर रही है, जीएफसी को, है कि नहीं। कॉकरोचेस, क्रोज, ये भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। इन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है। ओमनीवोर का मतलब क्या होता है, दे ईट बोथ काइंड्स ऑफ फूड, ओके। प्लांट्स को भी खाते हैं और मीट को भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। सो वी सी अ नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स इन नेचर। फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड मिलती हैं, जिसको फिर हम क्या बोलते हैं, फूड वेब कहने लगते हैं। हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को क्या कहोगे आप, ओमनीवोर कहोगे, कार्निवोर कहोगे, हर्बीवोर कहोगे। तो हम तो उसको, ह्यूमंस को ओमनीवोर कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। Organisms occupy a place in the natural surroundings or in the community according to the feeding relationship with other organisms. तो हम अपनी कम्युनिटी में कोई ना कोई प्लेस बना लेते हैं, हमारा कोई ना कोई रोल होता है, और जिस प्रकार की हमारी फीडिंग रिलेशनशिप है उसके अनुसार ही हमारा रोल होता है, हमारा प्रेजेंस होता है। हमारे न्यूट्रिशन के सोर्स के अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई प्लेस अपनी फूड चेन में खोज लेते हैं। तो हर स्टेप, each step in a food chain, each step in food chain is called as trophic level. क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ओके। हार्बीवोर्स जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। कार्निवोर्स जिनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप ले सकते हैं। इसमें से आप एक्वेटिक फूड चेन को भी आप फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जू प्लैंक्टॉन्स हैं, उसके बाद फिशेस आ गई, ओके। फिशेस के बाद, फिशेस को किसने खा लिया, मैन ने खा लिया। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर एक एक्वेटिक फूड चेन बन गई। आप फिश तक ख़त्म कर दो उसको, है ना। तो उसके आगे फिर अगर आप इसको मैन की तरफ ले जाओगे तो फिर ये ग्रेजिंग फूड चेन में चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें तो जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर। फिर ग्रास हॉपर जो है उसको कौन खा रहा है, बर्ड। और बर्ड को फिर कौन खा रहा है, बर्ड को अगर हमने मैन ने खा लिया सपोज, है ना।
तो इस तरह से हमारी ये फूड चेन बन गई। तो बहुत सारी फूड चेन्स बन सकती हैं। जैसे ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, काव, या ग्रास के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, काव। अब काव को कौन खा रहा है, काव को खा रहे हैं सपोज वुल्फ। ओके, तो फिर ये एक फूड चेन बन गई अपनी। तो बस नेचर में ये हमें बहुत ये एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड एंड फोर्थ। प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, ये ध्यान रखिएगा। सो हम अपने आप को टॉप कार्निवोर या लॉयन को टॉप कार्निवोर की कैटेगरी में रख सकते हैं। So, the important point here to note is that the amount of energy decreases at the successive trophic levels. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है, और आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी। When an organism dies, it is converted to detritus. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो वो डेड बायोमास बन जाता है या डेट्राइटस बन जाता है, और वो एनर्जी सोर्स किसके लिए हो जाएगा, अब डिकम्पोजर्स के लिए। तो organisms at each trophic level depend on that of the lower trophic level for their energy demand. हर ट्रॉफिक लेवल अपने से लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी के लिए निर्भर करता है। हर ट्रॉफिक लेवल पर जो मास प्रेजेंट है लिविंग मटेरियल का, जो आगे चल के भोजन का हिस्सा बनेगा, है ना, किसी भी टाइम पर जो लिविंग मटेरियल का मास है हर ट्रॉफिक लेवल पर, उसे हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे एक क्रॉप होती है ना, खेत में खड़े होते हैं, फसल खड़ी होती है खेत में, ऐसे ही हर ट्रॉफिक लेवल पर जो मास है लिविंग मटेरियल का, जो आगे चल के अगले ट्रॉफिक लेवल के काम आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप को मेज़र कैसे करोगे, या तो आप नंबर में मेज़र कर लो या आप उसको बायोमास में मेज़र कर लो, ठीक है ना। सो it is measured as the biomass of the living organisms or the number in a given unit area. किसी भी यूनिट एरिया के अंदर कितना बायोमास है, किलोग्राम्स में ले सकते हैं, या कितना नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वो जगह एनर्जी से भरपूर होगी। सो अब बायोमास को लेने के लिए आप फ्रेश या ड्राई वेट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, पर ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों, क्वेश्चन यहाँ पर ये। तो देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में कि जो ड्राई वेट होता है उसमें वाटर को हटा दिया जाता है, वी एक्सक्लूड वाटर। तो जब आप पानी को निकाल देते हैं तो फिर जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज जो वाटर का जो परसेंटेज है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। तो अगर हम हमेशा फ्रेश वेट लेने लग जाएंगे तो हमें हो सकता है धोखा हो जाए। तो जो रियल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें मिलने वाली है वो हमें पानी से नहीं मिलने वाली, वो हमको ऑर्गेनिक मैटर से मिलने वाली है। तो इसलिए वाटर को हटा देना ही बेटर होता है, जिससे कि हमको सही अंदाज़ा लगता है कि व्हाट इज़ द रियल अमाउंट ऑफ द बायोमास। ओके, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब जो फूड चेन है हमारी, है ना, इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो लिंडमैन ने इन्होंने बताया था कि इसको 10% लॉ के आधार पर आप काउंट कर सकते हैं। लिंडमैन ने कहा था कि 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड इट गोज सो ऑन, और ये इस तरह से चलता रहता है। तो ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें यहाँ पर, है ना, तो अगर यहाँ पर 1000 जूल्स एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द सन, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 1% इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर। सूरज की जो एनर्जी है उसका 1% प्रोड्यूसर को मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर जब एक बार फूड चेन में एनर्जी आ जाएगी तो फिर क्या होगा, तो इसका 1% क्या होगा, 10, ओके, 10 जूल, ठीक है। और उसके बाद
हर ट्रॉफिक लेवल पे कितना जाने वाला है? 10%। 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले पर, सेकेंड लेवल पर 1, थर्ड वाले पर क्या हो जाएगा 0.1, एंड लास्ट वाले पर 0.01। तो इस तरह से आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। बात समझ में आ रही? 1% यहाँ पर याद रखना है, जो सोलर रेडिएशन है उससे 1% ही ट्रांसफ़र होगा। तो सपोज इट इज़ 1000, तो उसका 1% क्या हो जाएगा? इट इज़ 10 जूल्स। ओके, फिर 10 जूल जो है अपना प्रोड्यूसर के पास आ गया, फिर इसका 10% तो यानी 1 अगले को गया, फिर उसका 10% यानी 0.1, उसका फिर 10% यानी 0.01। तो दिस इज़ द वे बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। और आप देख रहे हैं हर ट्रॉफिक लेवल किसके साथ कनेक्टेड है? हर ट्रॉफिक लेवल डेट्राइटस फूड चेन के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज हर लेवल पर हमको ऑर्गेनिक वेस्ट देखने को मिलेगा। तो सारा का सारा फिर आगे डिकम्पोजर्स के पास चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना।